एफआईआर अखिलेश दुबे के खिलाफ हुई कैसे, ये समझाइए हाँ, मुझे। अब आप सुनिए, जब मैं डीजीपी के यहाँ गया पहले, तो वहां पर एक आईपीएस बड़े अधिकारी वो इसके डीजीपी समर्थक थे। कौन, राजीव कृष्णा या पुराने वाले प्रशांत कुमार, कौन? पुराने वाले डीजीपी। प्रशांत जब कुमार। मैं उनके जी प्रशांत कुमार जी से मिला, मैंने उनको अपनी व्यथा बताई सारी मिलने के बाद। और जब व्यथा बताई मैंने, तो वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी पदवी पर हैं। वो खुल के इसका समर्थन कर रहे थे, इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो कौन आईपीएस थे, सीनियर आईपीएस, जो आपको बीच में आपके मामले में इंटरवीन कर रहे थे और जो आपके मुताबिक अखिलेश दुबे के समर्थन बोल रहे थे, कौन आईपीएस थे वो? मैं आपको एक बात बता दूं सर, इसकी जांच सीबीआई से करानी पड़ेगी, अन्यथा जो नाम लेगा वो मारा जाएगा। कितने आईपीएस शामिल होंगे, कुछ आइडिया है आपको? संख्या क्या है इस पूरे मामले में, कितने देखिए, आईपीएस जब पीपीएस जब शामिल अखिलेश होंगे? दुबे के कार्यालय के आगे से गुजरते थे ना, तो वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती थी और टोपी में ही लोग पांव छू रहे होते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, इससे पहले एक ज्वाइंट कमिश्नर थे, वो भी उन्हीं के यहाँ जाके बैठते थे, क्योंकि अगर इसका कोई नाम भी ले ले तो उसके ऊपर 4 मुकदमे और लगा देता था, क्योंकि उसकी कई आईपीएस से और पुलिस के एसीपी लेवल के लोग, इंस्पेक्टर, आम तौर पर रोज इनके यहाँ आते थे, पांव छूते थे इनके। पुलिस के कई बड़े आईपीएस घर आना, पैर छूना, सलाह लेना, आनंद किशोर गुर्जर ने भी यही हमसे कहा, कई सारे आईपीएस हैं। क्या है कहानी ये आईपीएस कनेक्शन की? ये आईपीएस कनेक्शन की साहब ये कहानी है कि जो मुझे संज्ञान में आया है कि करोड़ों का व्यापार जमीनों का चल रहा है आपस में, सब उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं आईपीएस इसके ही माध्यम से। जैसे ही मैंने उनके हाथ में कागज दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे रवि जी, ये मेरे पास प्रकरण आ चुका है और इस पे सख्त कार्रवाई चालू है। माननीय केशव मौर्य जी से मैंने आग्रह किया, केशव मौर्य जी ने मुझे डीजीपी से समय दिलाया, जो डिप्टी सीएम साहब हैं उत्तर प्रदेश के। मैं हार्ट पेशेंट भी हूं, मेरे स्टंट पड़ा हुआ है, मेरा हाल अच्छा नहीं है, रोज दवाइयों के बल पर बैठा हुआ हूं, और उस हालातों में भी मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हारा साम्राज्य खत्म करके दम लूंगा। आपकी सुरक्षा को भी खतरा है रवि भाई, किस तरह की सुरक्षा? देखिए, इस समय मैं आपको बता दूं कि वो ये सोच रहा है अखिलेश दुबे कि अगर रवि सतीजा को मार दिया जाए तो जो अन्य एफआईआर हुई हैं 5-7, वो सब भाग जाएंगे, सब में चार्जशीट की जगह एफआईआर लग जाएगी और ये छूट जाएगा, क्योंकि वो सारे आईपीएस अभी भी कहीं ना कहीं तैनात हैं और इसकी मदद में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक रवि सतीजा। रवि सतीजा इन दिनों बेहद चर्चा में, और उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक ऐसे मामले का इनको श्रेय मिल रहा है पर्दाफाश करने का, जिसको जान करके, जिसके बारे में सुन करके लोग अचरज में है कि इतना बड़ा मामला चल रहा था कानपुर के अंदर। अखिलेश दुबे, एक वकील का नाम आ रहा है सामने, जिसके इर्द गिर्द इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा था, फर्जी आरोप लगाने का, पॉस्को के, रेप के, लोगों को फंसाने का। हमारे साथ जो जुड़े हैं रवि सतीजा, ये बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और ये खुद इस पूरे नेटवर्क का शिकार बन गए थे। और बात इतनी नहीं है, बात ये है कि ये जो कड़ियां खुल रही है उसमें एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं। हमने इसके पहले नंद किशोर गुर्जर का इंटरव्यू किया था, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आईपीएस हैं, कई आईपीएस हैं, इसमें मगरमच्छ भी है, इतना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? रवि सतीजा हमारे साथ हैं, इन्होंने शुरुआत की। रवि भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके साथ क्या हुआ था, आप कैसे विक्टिम बने, और एग्जैक्टली क्या हुआ कि आपने क्या झेला, और कैसे आप इस मामले को इस अंजाम तक ले गए कि एफआईआर हुई? क्योंकि लोग हैरान है कि एफआईआर कैसे हो गई इस मामले में। अचानक से 1 जनवरी 2024 को मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग पर फोन आया, मैं अखिलेश दुबे बोल रहा हूं। मैंने कहा, मैं भैया नमस्ते, बताइए। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तुम मुकदमेबाज हो और मुकदमेबाजी करते हो, ये सब खत्म करो। तो मैंने कहा, भाई मैंने कौन से मुकदमेबाजी की है? अगर कोई संपत्ति विवाद माननीय न्यायालय में चल रहे हैं तो गुण दोष के आधार पर चल रहे हैं। भाई जिसके
गुण दोष के आधार पे कोर्ट निर्णय लेगा, वो ठीक है। और आपको क्या तकलीफ है? बोले बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, और ज्यादा ज्ञान दोगे तो जेल की हवा खाओगे। मैं घबरा गया, मैंने कहा मैंने किया क्या है? बोले बहुत ज्ञान दे चुके हो, अब देखना तुम्हारा क्या होगा। लगभग 3 मिनट तक, रात को 8:45 बजे बात हुई व्हाट्सएप कॉलिंग पे, और इन्होंने फोन रख दिया। अब साहब ये सब हो गया, हम घबराए हुए घूम रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं दिनांक 14/3/2024 कोर्ट में किसी मामले के लिए, एक सिविल कोर्ट में मैं खड़ा था। वहां एक वकील साहब आए मेरे पास, वो मुझे जानते थे। बोले सीजेएम के यहाँ आपके विरुद्ध किसी लड़की ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया है, और आपने उसके साथ मारपीट भी की है, उसके कपड़े फाड़े हैं। मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा भैया ये घटना कब हो गई, क्या हो गया, किसने किया? मेरे को किसी तरह वहां से आप फोटो कॉपी ला दो। वो फोटो कॉपी लेके आए तो मैं सीधा पुलिस कमिश्नर के यहाँ चला गया। जब मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ गया तो वहां पर एक इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। वह मुझसे कहने लगे आप कैसे आए? मैंने कहा पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं भैया, बहुत मजबूर हूँ, इमरजेंसी है। बोले वो प्रार्थना पत्र क्या है, दिखाइए। मैंने कहा प्रार्थना पत्र मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन एक लड़की पर आरोप लगाते हुए 156(3) डाला है माननीय न्यायालय में, सीजेएम के यहाँ। तो वो कॉपी में लेके आए हूं। बोले दिखाइए। मैंने उनको कॉपी दिखाई, तो कॉपी दिखाने के बाद कहने लगे कि अरे ये इसमें पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसका एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैंने कहा डॉक्टर? ये कोई मर्ज थोड़ी है भैया, ये तो किसी ने मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया है। बोले नहीं नहीं, ये एक मर्ज है, उसका इलाज एक डॉक्टर करते हैं, वहां मैं आपको ले चलता हूं। तो मैंने कहा अच्छा। वो सीपी साहब के पीआरओ के पद पर कार्यरत थे। वो मुझको लेकर के शाम का समय दिया और बोले दीप टॉकीज पर मिलिए। उसके बाद वो मुझे लेकर के अखिलेश दुबे के पास गए। जब वो जाने लगे तो मैंने कहा इसी व्यक्ति ने मुझे फंसाया है, क्योंकि मैं जानता हूं 1 जनवरी 2024 को इसने मुझे फोन किया था, और इसका ये सब काम है। क्योंकि पहले भी कई लोग फंसे थे, मुझे उन्होंने बताया था कि इसने फंसाया है, लेकिन डर के मारे कोई हिम्मत नहीं कर रहा था यह बात कहने की कि इसने फंसा दिया। क्योंकि अगर इसका कोई नाम भी ले ले तो उसके ऊपर 4 मुकदमे और लगा देता था, क्योंकि उसकी कई आईपीएस से और पुलिस के एसीपी लेवल के लोग, इंस्पेक्टर, आम तौर पर रोज इनके यहाँ आते थे, पांव छूते थे इनके। तो इनका एक अलग अलग साम्राज्य चल रहा था, एक डॉन, जिससे कि पुलिस के बड़े कर्मी भी सलाह लेने आते थे और इनके कहने पर काम करते थे। और ये जब आप कोई बड़ी पुलिस बात का कह रहे हैं कि अधिकारी, ये बात रवि भाई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रहे हैं कि पुलिस के कई बड़े आईपीएस घर आना, पैर छूना, सलाह लेना। नंद किशोर गुर्जर ने भी यही हमसे कहा कि कई सारे आईपीएस हैं। क्या है कहानी ये आईपीएस कनेक्शन की? ये आईपीएस कनेक्शन की साहब ये कहानी है कि जो मुझे संज्ञान में आया है कि करोड़ों का व्यापार जमीनों का चल रहा है आपस में सब, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं आईपीएस इसके ही माध्यम से। बहुत बड़ा रैकेट है ये, लगभग 40 वर्षों से चल रहा था। और हमारे को जब ये सब हुआ है और वो पीआरओ मुझे ले गया, तो मैंने उससे कहा भैया ये तुमने क्या किया? मान्यवर मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी छवि धूमिल मत करो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक भैया सिपाही हूं, छोटा सिपाही हूं। वो बात दूसरी है कि पहले मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। जब मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में था राष्ट्रीय पद पर, तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो मेरे साथ सह संयोजक थे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय पद पर। वो काम करते थे हमारे साथ। तो मैंने सन 73 से काम किया सर। मैं हम लोग पाकिस्तान से आए थे और बड़ी बुरी अवस्था थी, क्योंकि हमारे परिवार के अधिकांश लोग ट्रेन में काट दिए गए थे, दूसरे समुदाय के लोगों ने मार दिया था। पिता हमारे रेलवे में कोयला तोड़ने में स्टीम इंजन पे भर्ती हुए थे, और 70 रुपए तनख्वाह मिलती थी साहब। तो क्या जब हुआ मेरा जब जन्म आपका हुआ आमना सामना तो हुआ बहुत तो फिर क्या गरीबी थी। हुआ?
आमना सामना जब आपका तो हुआ तो ऐसे हुआ क्या? हालात में जीवन मेरा कट रहा था, लेकिन जब जब मेरा इससे आमना सामना हुआ तो मैंने जब इसको प्रार्थना की कि भैया मुझे बख्श दो, मैंने जीवन भर पार्टी की सेवा करी है और कुछ नहीं किया है, भैया मुझे बचा लो, अगर तुम इसमें फंसा दोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो जवाब में अखिलेश दुबे ने कहा कि बहुत पैसा लगेगा, इतना लगेगा कि बैंक लूटना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं बैंक तो नहीं लूट पाऊंगा। फिर कहने लगा वो जो मुकदमे चल रहे हैं वो सारे वापस ले लो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। और एक उसने कागज निकाले, बोले इन पे साइन कर दो। मैंने कहा मैं ऐसे साइन नहीं कर सकता, ये गलत बात है। भाई बीच का कोई रास्ता निकाल लो, ऐसे में साइन कर दूं आंख बंद करके, कल मुझे तुम जेल भिजवा दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं भैया कि तुम ऐसे ही सबके साथ करते हो, कईयों के साथ कर चुके हो, मेरे संज्ञान में है मामला, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि मुझे छोड़ दो। ये कह करके मैं वहां से भैया चला आया मजबूर होकर के। फिर उसके बाद इनके फोन आते रहे, मैं जाता रहा इनके पास, और जो कुछ भी मेरे पास होता था मैं इनको दे आता था कि भैया ये 1,50,000 जो मेरे पास है भैया ले लो। और उसी समय एक मेरा मकान था, जो पुश्तैनी मकान मेरे माता पिता का दिया हुआ था, मेरे नाम नामांतरण होके आया था माता की मृत्यु के उपरांत, वह मकान मुझे औने पौने बेचना पड़ा। और कभी जो पैसा मुझे मिलता था 1,50,000 मैं इनको दे आता था अपनी जान बचाने के लिए। और तो आप क्यों दे इन्होंने जो आते एक थे रवि भाई? यही तो सवाल है। आप ने कुछ किया नहीं है, आप ये कह रहे हैं, आप कहीं से इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे, आप ये बता रहे हैं, तो आप पैसा फिर क्यों दे रहे थे? अरे तो ये आपको पता है सर, जब अखबारों में छपे और मीडिया में आए तो आदमी को आत्महत्या करनी पड़ेगी, किसको किसको जवाब देगा? पॉक्सो एक्ट में मुकदमा जैसे ही लिखा जाता है, इतना गलत प्राविधान है कि तुरंत जेल जाओ, और आप अपनी जेल सफाई गए? पेश करने का मौका ही नहीं है। और जेल जाना पड़ा आपको? ये सब जब इन्होंने किया, मैंने हाथ पैर इनको जोड़ के कुछ दे दबाकर इन्होंने लड़की को भेजना बंद कर दिया माननीय न्यायालय में, और वो रिजेक्ट हो गया मुकदमा। जब मुकदमा रिजेक्ट हो गया तो उसके अगले दिनों ये हमसे और गलत डिमांड करने लगे। जब गलत डिमांड करने लगे, मैंने इनकी बात को नहीं माना, तो उसके 4 महीने बाद जाकर के इन्होंने उस पॉक्सो एक्ट में डाल दिया कि लड़की की उम्र बड़ी कम थी और इन्होंने ये हरकत करी है। वो गलत कोर्ट में चले गए थे, उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था सुनने का। और जबकि वहां पर इन्होंने उम्र का नहीं खोला था, उस कोर्ट में दूसरे कोर्ट में जाकर उम्र खोल दी क्या और हुआ कहा जब 16 500 साल की डाल दिया? लड़की उसके थी। उसके आगे फिर क्या हुआ? में डाल दिया, वहां से एफआईआर का ऑर्डर हो गया और थाना बर्रा कानपुर नगर में मेरे विरुद्ध एफआईआर नंबर 563/24 दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एफआईआर लॉन्च हो गई। जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो मैं कंफर्म हो गया कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं तुरंत भागता हुआ पुलिस कमिश्नर के यहाँ गया। पुलिस कमिश्नर से मैंने गुहार लगाई कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, अन्यथा आप सख्ती से विवेचना कराओ, सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा चिंता मत करो, जो सच्चाई है मैं उसको सामने लाने के लिए जो प्रयास का मैं सब कुछ करूंगा रवि जी, आप ना परेशान हो। उन्होंने सख्ती से विवेचना कराई। सारा मामला जब झूठा पाया जाने लगा तो अखिलेश दुबे का मुझको फोन आया कि ऐसा है, पुलिस कमिश्नर से कहो कोई कार्रवाई ना करें और मैं लड़की से हलफनामे दिलवा देता हूं। इन्होंने उसके बाद भी मुझसे मान लिया और लेने के बाद लड़की से हलफनामे दिलवाना शुरू कर दिया। 3 हलफनामे लड़की से इन्होंने दिलवाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिलवाए इन्होंने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लड़की ने स्वयं दिए हलफनामे, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अखिलेश दुबे के सामने ही वो लड़कियां बयान देती थी और वो हलफनामे देती थी। 3 हलफनामे दिए गए, एक में लड़की ने कह दिया कि मैं इनको जानती नहीं थी, लोग नाम ले रहे थे तो लिखा दिया। एक हलफनामे में कह दिया कि उम्र उसकी ज्यादा थी। उसकी बहन ने कहा कि मैंने पिता ने जब स्कूल में उसका एडमिशन कराया तो 2 साल छोटी लिखा दी थी उम्र। और जिसपे कि उसकी डॉक्टरी करवाई गई, डॉक्टरी परीक्षण हुआ, उसमें उम्र ज्यादा पाई गई, अबव टू 18 निकली, तो पॉक्सो एक्ट से बाहर आ गए। लेकिन इस बीच निरंतर डिमांड चलती रही।
और मेरे को निरंतर धमकाया भी जाता रहा और यह भी कहा जाता रहा अगर पुलिस कमिश्नर ने अलग कार्रवाई की तो फिर तुम नहीं बचोगे। तो मैं डरा हुआ था, क्योंकि इन्होंने जिस दिन एफआईआर मेरी लिखाई गई उसके 2 दिन के अंदर पूरे मीडिया के अंदर, पूरे देश के हर चैनल में इन्होंने मेरे को प्रख्यात कर दिया कि रवि सतीजा बलात्कार के केस में एफआईआर हो गई, और भाजपा नेता लिखा हुआ था ऊपर। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेरी मां, मुझको लेकर उसको भी बदनाम किया गया। मैंने उसी दिन यह ठान लिया था कि आज तो मैं मर गया हूं, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बदनामी हो रही थी और लोग मुझसे पूछ रहे थे नाना प्रकार के सवाल, मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा था। किस किस को जवाब दूं कि मैं दोषी नहीं हूं। और अगर मैं जेल चला जाता तो उसमें से आधे तो यही कहते कि गलत था इसलिए जेल चला गया, और सबूत कहां से पेश करते जब हम जेल चले जाते और 1.5-2 साल जमानत ना होती तो वहीं मर जाते। क्योंकि मेरी उम्र इतनी है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूं, मेरे स्टंट पड़ा हुआ है, मेरा हाल अच्छा नहीं है, रोज दवाइयों के बल पर बैठा हुआ हूं। और उस हालातों में भी मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हारा साम्राज्य खत्म करके दम लूंगा। मैंने ये कसम खाई थी उस दिन, और बजरंगबली बाबा के मंदिर में जाके कसम खा के आया था कि हे बाबा, अगर आपकी मैं सच्चा पुजारी हूं तो ये मेरा काम कराना, मैं भंडारा करूंगा। और वहां से आने के बाद मैं निरंतर अधिकारियों के यहाँ दौड़ता रहा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, ये मैंने एफआईआर सबके साथ कैसे हुई, काम मुझे किया। यही 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 समझना है आपसे, ये एफआईआर अखिलेश दुबे के खिलाफ हुई कैसे, ये समझाइए हाँ, मुझको। अब आप सुनिए, जब मैं डीजीपी के यहाँ गया पहले, तो वहां पर एक आईपीएस बड़े अधिकारी वो इसके डीजीपी समर्थक थे। कौन, राजीव कृष्णा या पुराने वाले प्रशांत कुमार, कौन? पुराने वाले डीजीपी। प्रशांत जब मैं कुमार। उनके जी प्रशांत कुमार जी से मिला, मैंने उनको अपनी व्यथा बताई सारी मिलने के बाद। और जब व्यथा बताई मैंने, तो वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी पदवी पर हैं। वो खुल के इसका समर्थन कर रहे थे, इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। और उस उन्होंने मौके पर। मुझसे ये कहा कि आप तो प्रदेश के संयोजक हैं रूलिंग पार्टी के, आपको कैसे फंसा दिया। मैंने कहा मान्यवर, आपको भी फंसा देगा, एक दिन आपकी पीठ में भी खंजर मार देगा। वो किसी का व्यक्ति नहीं है, किसी का सगा नहीं है, और आप अगर उसकी मदद कर रहे हो तो मत करो। मैं उनको बोल करके आया, और उसके बाद मैं गृह सचिव के पास गया। गृह सचिव के पास जाकर के मैंने आग्रह किया, और उसके बाद सचिव मुख्यमंत्री से मैं मिला लोक भवन में, मैंने उनको भी आग्रह किया। वो सब कहने लगे हम जानते हैं इस पे सख्त कार्रवाई होगी, ये बचेगा नहीं। मैंने आश्वासन लेकर के वहां से मैं चला आया, कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं बहुत परेशान था, और परेशानी में मैं फिर से दिल्ली गया। मैं अपने मैंने जब देश भर में सेवा की है सबकी, अधिकांश मंत्री मुझे जानते हैं, मैं जाके सबके पास खून के आंसू रोया कि आप बताओ, जब मैंने कुछ किया नहीं है और मेरे ऊपर ये सब किया जा रहा है, और वो व्यक्ति ये दुकान 40 वर्षों से चला रहा है, और बड़ा भारी माफिया है, उसके गैंग में पुलिस के लोग, पत्रकार भी हैं कुछ बंधु, और कुछ विपक्ष के नेतागण और अधिवक्ता सब शामिल हैं, और कुछ उसके पास शूटर भी हैं पंजाब के जो लगे हुए हैं, जो वो कहता है वो करते हैं। तो मेरा क्या होगा अगर मैं मार भी दिल्ली दिया में किससे जाऊं मिले तो आप, ये दिल्ली दोष में इसी किससे पर मिले रवि जाएगा। भाई, आप किससे बात हुई आपकी? जी, दिल्ली में किससे मुलाकात हुई आपकी, जब आप दिल्ली आए अपनी शिकायत लेके, किससे मिले मैं आप? दिल्ली में बहुत लोगों से मिला हूं। मैं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई। और क्योंकि मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी प्रचार के लिए गया था, मैं एक स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में जाता हूं। मैं वीर रस का कवि हूं, और सारा विषय में जो 2 घंटे का विषय होता है मैं 3 मिनट में रख देता हूं। तो लोग पसंद करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, सेवा करने का अवसर मिलता है, मैं खुश होता हूँ, मैं आप मुझे बताइए ना, सौभाग्यशाली ये हूँ। आप इस मुद्दे पे आइए कि एफआईआर कैसे हुई, किसके कहने पे हुई, ये बताइए मुझे। ये एफआईआर माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर हुई, और योगी मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ से के भेंट कहने पे। करने के लिए मैं गोरखपुर गया, और वहां गोरखपुर में जाके मैं 5 दिन ठहरा हूं। जब मुझे पता चला गुरुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मठ मंदिर में मिलेंगे, और हो सकता है 2 दिन मिले, हो सकता है 3 दिन मिले, और उनका प्रवास वहां रहेगा, तो ये मैं वहां चला गया। और जनता दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने कई बार नाम नोट कराया और दुर्भाग्य से मेरा नाम मिलने के लिए नहीं आया सूची में, तो वो मेरा एक दुर्भाग्य था, तो मैं जनता दर्शन में चला गया मिलने के लिए।
पहले मैंने लखनऊ में प्रयास किया जनता दर्शन में, जब वो मैं जनता दर्शन में गया वो नहीं मिले, तो जो वहां पर मंत्री जी थे अजीत पाल जी, उन्हीं को मेरे में पत्र दे आया था और मैं प्रार्थना कर आया था कि मेरा कार्य होना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं, बड़ी विपदा में हूं। तो मुख्यमंत्री जी की जगह कोई प्रभारी मंत्री होते थे, जैसे वहां अजीत पाल जी मिले थे, उनको मैं दे आया था पत्र। उस पर पुलिस की रिपोर्ट भी गई है कि एक माफिया ग्रुप ने इनको फंसाया है, उसमें लिखा हुआ है। वो कागज मैं आपको भेज भी दूंगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुई तो मैंने पता लगाया, गुरुपूरब में मैं चला गया और वहां मैं जाकर के गोरखपुर चले रहा गए आप? तो मुझे, गोरखपुर, है जी, गोरखपुर गोरखपुर चले चला गए गया। आप, गोरखपुर जी। फिर? तो गोरखपुर जब हम चले गए साहब, तो लोगों ने कहा कि रात को 3 बजे लाइन लगानी पड़ेगी। तो गोरखपुर मठ मंदिर में मैं गया और मंदिर, गोरखनाथ मंदिर में रात को जब मैं 3 बजे गया तो वहां 700 लोग थे और महिलाएं थी 500 करीब। तो मुझे लग रहा था मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, मुख्यमंत्री जी इतने लोगों से कैसे मिलेंगे। फिर भी मैं गेट के पास खड़ा हो गया। 4 बजे गेट खुला, मैं अंदर गया। अंदर भी एक लाइन थी, उस पहले तो बाहर तलाशी हुई, अंदर जो लाइन थी वहां पर भी तलाशी हुई। वहां मुझसे कागज मांगे गए, तो मैं वही कागज ले गया जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन लखनऊ में मैंने दिया था। उसमें पुलिस की रिपोर्ट आई हुई थी कि ये माफिया गिरोह ने इनको फंसाया है, इनका कोई दोष नहीं है। और पुलिस ने मामला एक्सपंज कर दिया है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का इनका दोष नहीं पाया गया विवेचना में। तो रिपोर्ट लेके मैं गया था कि मुख्यमंत्री जी को दिखाऊंगा, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। और 8:15 पे मुख्यमंत्री जी के दर्शन मुझे हुए। 3 बजे से मैं लगा लगा, 8:15 पे मुख्यमंत्री जी के दर्शन हुए। और जब उनके दर्शन हुए, जैसे ही मैंने उनके हाथ में कागज दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे रवि जी, ये ये मेरे पास प्रकरण आ चुका है और इस पे सख्त कार्रवाई चालू है और बहुत जल्दी सारे जेल जाएंगे। तो इतना बड़ा आश्वासन जब मुझे मिल गया, तो और भीड़ मतलब लगभग 50-55 लोगों से मिलना था, सब कुर्सी पे बैठे हुए थे, मेरा पहला नंबर था सौभाग्य से। तो मेरी बात हो गई, वो आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने जोर से आवाज दी कि एक बार पुलिस कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज जी। लेकिन उनके पास समय नहीं था, वो आगे चले गए। और यही बात कि मैं पुलिस कमिश्नर से उनकी बात करा दूं किसी तरह से, मैं परेशान था। तो दूसरे दिन फिर मैं लाइन में लग गया इसी तरीके से, मुझे पता लगा कि वो कल भी है। अगले दिन जब मेरा पहला नंबर था, तो मुख्यमंत्री जी को जैसे ही मैंने कागज दिया, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। कहने लगे, आपने एक फरियादी की जगह का नुकसान कर दिया, इसलिए कि मैंने आपको कल ही आश्वासन दिया था कि इस पे अवश्य कार्रवाई होगी, कोई रोक नहीं सकता। और वो अगर मेरे इर्द गिर्द भी घूम रहे होंगे ना लोग, जो उसमें सम्मिलित होंगे, वो भी सब जेल जाएंगे। इतना बड़ा आश्वासन दूसरे दिन उन्होंने मुझे दिया और मेरे कागज वापस कर दिए कि कल आप कागज दे गए हैं, वो रखे हुए हैं मेरे पास, आप चिंता ना करें, कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा, महाराज जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मैं आज फिर चला आया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले, बस आपने एक गलती ये करी है कि एक फरियादी की जगह आपने ले ली। मैंने क्षमा मांगी और वहां से मैं चला आया। गोरखपुर से आने के बाद मैंने प्रयास किया डीजीपी से मिलने का, मैंने कई बार समय मांगा, लेकिन जब नहीं मिला समय डीजीपी से, तो माननीय केशव मौर्य जी से मैंने आग्रह किया। केशव मौर्य जी ने मुझे डीजीपी से समय दिलाया, जो डिप्टी सीएम साहब हैं उत्तर प्रदेश के। और जब समय मिला तो डीजीपी साहब को मैंने सारी व्यथा बताई। डीजीपी साहब ने जब सारी बात सुनी, तो उन्होंने कहा, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैंने कहा, मैं रिपोर्ट लेके आया हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने दी है। ये भी वो डीजीपी, जब ये भी रिपोर्ट उनकी, प्रशांत कुमार ही, डीजीपी प्रशांत कुमार की बात कर रहे नहीं हैं अभी भी? साहब, अभी जो डीजीपी हैं, अब आप अभी राजीव जो कश्यप की बात डीजीपी कर हैं, रहे हैं? अब आप राजीव है कश्यप जी, की बात कर रहे हैं? अब आप? राजीव जी की बात कर रहा हूँ। राजीव जी से मुझे ध्यान पड़ रहा है 4 तारीख था, और वो 4 तारीख को मेरी भेंट हुई है, मंडे था। और भेंट होने के बाद राजीव जी ने मुझे आश्वासन दिया, वो कहने लगे, कुछ लिख पढ़ के दे दीजिए। तो मैंने कहा, लिख पढ़ के क्या दे दूं? माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में दिया था, उस पर पुलिस का उत्तर आ चुका है, जवाब लगा हुआ है, आप जवाब पढ़ लीजिए। उन्होंने जवाब पढ़ा, जैसे ही उसमें लिखा हुआ था कि माफियाओं ने इनको षड्यंत्र रच करके फंसा दिया, साजिशन फंसाया है, इनका कोई दोष नहीं था, और मामला सारा का सारा एक्सपंज कर दिया गया। तो उन्होंने कहा, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैंने कहा, सर, बहुत से आईपीएस मदद में लगे हुए हैं,
अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात कर लेंगे, उनके संज्ञान में मामला है। मुझे लगता है डीजीपी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और उसके बाद अगले ही दिन कार्रवाई शुरू हो गई और मुझे कहा गया कि आप अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं, क्योंकि अब मुझे एक एसआईटी बात भी। बताइए, अब एक बात बताइए, आपने पूरी कहानी मुझे समझ में आ गई है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है रही भाई कि जब आप पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के पास गए, पूर्व कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार, तो वो कौन आईपीएस थे, सीनियर आईपीएस, जो आपको बीच में आपके मामले में इंटरवीन कर रहे थे और जो आपके मुताबिक अखिलेश दुबे के समर्थन में बोल रहे थे? कौन आईपीएस थे वो? मैं आपको एक बात बता दूं सर, इसकी जांच सीबीआई से करानी पड़ेगी, अन्यथा जो नाम लेगा वो मारा जाएगा। इतने बड़े आईपीएस थे वो? बिल्कुल, आपको सीबीआई से जांच करानी पड़ेगी। अगर सीबीआई जांच नहीं करेगी तो सर ये अभी खुलासा नहीं होगा। सैकड़ों अरबों करोड़ों का मामला है और 40 वर्षों में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, यही सब घटनाओं के कारण से जो मेरे साथ घटित हुई। लेकिन अच्छा, मैंने रवि रवि कसम जी खाई रवि थी जी और आप रवि कल। जी आप रवि जी आप नाम नहीं बताना चाहते हैं, आप नाम न बताइए, आप नाम सीबीआई को बताइएगा। ये तो बता सकते हैं कि उन आईपीएस के एग्जैक्ट शब्द क्या थे अखिलेश दुबे के समर्थन में, जो आप प्रशांत कुमार से मिलने गए? शब्द आपको याद होंगे, कहा क्या उन्होंने था? मुझसे, वो जो आईपीएस थे, जब मैं गया उन लोगों से मिलने तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आप तो प्रदेश के संयोजक है रूलिंग पार्टी के, आपको कैसे फंसा दिया। मैंने कहा साहब वो किसी का नहीं है, आपको भी फंसा देगा, इसलिए कार्रवाई करो मान्यवर। उसके बाद उन्होंने मेरे विवेचक को लखनऊ बुला लिया और जो मेरे विरुद्ध विवेचना हो रही थी एफआईआर पर, जो लड़की ने मुकदमा लिखाया था मेरे विरुद्ध 563/24, उस विवेचक को बुलाया और सारी फाइल मंगवा ली। सारा दिन वो जाकर वहां बैठा रहा। जब उन्होंने निचोड़ निकाला तो विवेचक से कहा उन्होंने कि सचमुच ये मामला फर्जी है और कोई घटना घटित नहीं हुई है, इस मामले को एक्सपंज कर दो। ये कहा, ऐसा मुझे विवेचक ने बताया कि मैं लखनऊ गया था, सारा दिन बैठा रहा, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। ये मतलब कार्रवाई उन आईपीएस ने अखिलेश दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? किसी के खिलाफ नहीं की, लेकिन इस बार मैं राजीव जी का आभार व्यक्त करता हूं, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी और राजीव जी और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं कानपुर के, मैं कहता हूं कि इनको तो राष्ट्र में कोई पद मिल जाना चाहिए। उनको कोई खरीद नहीं सकता, उनको कोई डिगा नहीं सकता। वो गुंडे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने और वाले आप अगर ये कोई क्यों थे बता रहे हैं तो रवि भाई, कानपुर के ये पुलिस आप क्यों कह कमिश्नर। रहे हैं कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि जमीनों के कारोबार में आईपीएस शामिल है, जमीनों का कारोबार अखिलेश दुबे के साथ, ये कैसा कारोबार है? ये ऐसा कारोबार है साहब, सरकारी तमाम जमीनों पर कब्जे हैं। कुछ मुस्लिमों से मिलकर सुना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी कब्जा कर लिया और वहां पर मैरिज हॉल बना रखा है। ये सारी जांचें चल रही हैं, लेकिन जो जांचें कर रहे हैं उसमें भी अधिकांश लोग मिले हुए हैं। सही जांच कर ही नहीं रहे हैं, तथ्य सामने नहीं रख रहे हैं। अभी तक मुझे कितने आज आईपीएस लग रहा है कितने आईपीएस शामिल एक होंगे, कुछ एफआईआर संख्या? और हुई है आज। कितने आईपीएस शामिल होंगे, कुछ आइडिया है आपको? संख्या क्या है इस पूरे मामले में? कितने देखिए, आईपीएस जब पीपीएस जब शामिल अखिलेश होंगे? दुबे के कार्यालय के आगे से गुजरते थे ना, तो वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती थी और टोपी में ही लोग पांव छू रहे होते थे। टोपी भी नहीं उतार पाते थे, पांव पुलिस छूते की थे जाके। टोपी? हाँ, तो किस लेवल के अधिकारी पहुंच होते थे, इंस्पेक्टर, दरोगा, या उससे ऊपर लेवल के अधिकारी पहुंच होते थे? इंस्पेक्टर, दरोगा, एसीपी, मैं नाम नहीं लूंगा। इससे पहले एक ज्वाइंट कमिश्नर थे, वो भी उन्हीं के यहाँ जाके बैठते थे। पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर, पुलिस के? जी, आईजी रैंक का अधिकारी होता है। तो सीबीआई अगर आपसे पूछेगी तो आप सारे नाम बता देंगे? सीबीआई अगर पूछेगी तो? सीबीआई खुद ही गड्ढे खोद के नाम निकाल लेगी। आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी सुरक्षा को इतने खतरा है सारे क्या किसी सबूत तरह की? आपकी हैं। सुरक्षा को भी खतरा है रवि भाई, किसी तरह की सुरक्षा देखिए, आपकी? इस समय मैं आपको बता दूं कि वो ये सोच रहा है अखिलेश दुबे कि अगर रवि सतीजा को मार दिया जाए तो जो अन्य एफआईआर हुई हैं 5-7, वो सब भाग जाएंगे। सब में चार्जशीट की जगह एफआईआर लग जाएगी और ये छूट जाएगा, क्योंकि वो सारे आईपीएस अभी भी कहीं ना कहीं तैनात हैं और इसकी मदद में लगे हुए हैं। तो आपको जान का खतरा है, आप ये कह रहे हैं?
जान का खतरा है, लेकिन मैं तो उसी दिन मर गया था। मैं मरने को अब नहीं डरता हूं। मैं उसी दिन मर चुका था जब मैं फर्जी कांड में फंसा करके पॉक्सो एक्ट में मुझे बदनाम किया पूरे देश में। क्योंकि मैं पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में जाता हूं। तमाम लोगों ने मुझसे पूछा, मैं खून के आंसू रो रहा था। उसी दिन मैंने प्रण लिया था, कसम खाई थी कि इसको मैं जेल की हवा खिलवा के इसका सारो ये कारोबार और इसका ये जो भू माफिया संरक्षण चल रहा है ना बड़ा भारी, इसको मैं समाप्त करके दम लूंगा। मैंने ये कसम खाई थी, जब तक जीवित हूं, सांस रहेगी तो मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा। मैंने सोच लिया है। बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवि सतीजा जी। बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सारी बातें खुल करके कही। और हमारी कोशिश होगी कि आपकी ये बात सही दरवाजों तक पहुंचे और आपके मामले में न्याय हो, इंसाफ हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्ते।